31 जुलाई 1999 हाई स्कूल सीनियर्स की दो छात्राएं जेबी बायसली और ट्रेसी हॉलेट, जिनकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी और दोनों ही आपस में काफ़ी अच्छी मित्र भी थी। वे दोनों अपने गृह नगर डोथन अल्बामा से हेडलैंड अल्बामा के लिए निकलती हैं। दरअसल हेडलैंड अल्बामा में जेबी के लिए उसके दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया था। कुछ दूर वो चलती हैं और आगे जाकर उनको पता चलता है कि वो लोग रास्ता भटक गई हैं। ओजार्क शहर, जो कि डोथन और हेडलैंड के बीच में ही पड़ता था, वहाँ पर रुककर वो रात में लगभग 11:30 बजे अपनी माँ को फ़ोन करती है और बताती है कि वो लोग वापस आ रहे हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी लड़की कभी घर नहीं पहुँची, बल्कि अगले दिन उनके मृत शरीर उनकी गाड़ी के डिग्गी में मिले। उनके साथ क्या हुआ होगा, उनको किसने क्यों और कैसे मारा होगा, और क्या इसका उस जन्मदिन पार्टी से कोई लेना देना था, जानेंगे इस वीडियो में। क्राइम वर्ल्ड की सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम देश और दुनिया के सुलझे और अनसुलझे रहस्यों को कवर करते हैं। आज की कहानी में जिस शहर की मुख्य भूमिका है, उस शहर का नाम है ओजार्क। यह शहर फ्लोरिडा सीमा के पास साउथ ईस्ट अल्बामा में डेल काउंटी के बीचों बीच बसा शहर है। अमेरिका में अगर काउंटी की बात करें तो यह साइज के हिसाब से भारत में किसी तहसील या जिले के बराबर होता है। लगभग 15,000 की आबादी वाला यह शहर बिल्कुल शांत और आकर्षक माना जाता था और 31 जुलाई 1999 की उस रात तक किसी बड़ी हेडलाइन का हिस्सा नहीं रहा, जब वो भयानक दोहरा कांड हुआ था जिसने आने वाले समय में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। जेबी हिल्टन ग्रीन बायसली का जन्म 31 जुलाई 1981 को ट्राई अल्बामा में चेरिल और हिल्टन लीनियर बायसली के घर पर हुआ था। उसके माता पिता के तलाक होने के बाद 1984 में उसकी मां ने जॉय बेगन नाम के एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली और ग्रीन बायसली भी अपनी मां और सौतेले पिता के साथ डोथन में रहने लगी। ग्रीन की मां के साथ साथ उसके सौतेले पिता भी ग्रीन से बहुत प्यार करते थे। जेबी की मां और उसके सौतेले पिता से भी 3 लड़कियां हुईं और इन चारों लड़कियों का डोथन में एक अच्छे घर में पालन पोषण हुआ। जेबी एक बहुत ही मिलनसार लड़की थी और साथ ही साथ डांस, पियानो, तैराकी सहित विभिन्न गतिविधियों में भी रुचि रखती थी। उसने अपनी बहनों के साथ साथ कई एजेंसियों के लिए मॉडलिंग भी की थी और उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ घूमना पसंद था। जेबी जब हाई स्कूल की छात्रा थी तो जेबी की मुलाकात ट्रेसी हॉलेट से होती है और दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ट्रेसी जीन हॉलेट का जन्म 3 मार्च 1982 को कैरोलिन रॉबर्ट हॉलेट के यहाँ हुआ। ट्रेसी के पिता डोथन पुलिस विभाग में काम करते थे। दुर्भाग्यवश जब ट्रेसी केवल 5 साल की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी मां ने माइक रॉबर्ट्स नाम के एक व्यक्ति से दोबारा शादी कर ली, जिसने उसकी मां के साथ साथ ट्रेसी का भी पालन पोषण में मदद की। जहां दूसरी लड़की जेबी एक्सट्रोवर्ट नेचर की थी, ट्रेसी उसके विपरीत थोड़ी शर्मीले स्वभाव की थी, लेकिन लोगों से बात करने में कभी नहीं हिचकिचाती थी। ट्रेसी के 2 छोटे भाई भी थे जिनका वो अच्छे से ख्याल रखती थी और एक बड़ी बहन होने के नाते उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती थी। जेबी और ट्रेसी दोनों ने नॉर्थ व्यू हाई स्कूल में दाखिला लिया और पढ़ाई में दोनों ही अव्वल थी। चूंकि अब दोनों लड़कियों की उम्र 16 से 17 साल के करीब थी और दोनों ही वयस्कता की अवस्था में दाखिल हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था और वो दोनों अपने भयानक भाग्य से बेखबर थी। 31 जुलाई 1999 को रात के लगभग 10:05 जेबी और ट्रेसी जेबी की 1993 मजदा 929 ब्लैक कलर की कार से अपने घर डोथन से हेडलैंड के लिए निकलती हैं, जहां पर जेबी के सम्मान में एक बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। चूंकि डोथन और हेडलैंड के बीच की दूरी बस कुछ ही मील की थी, लेकिन कुछ दूर चलने पर ही दोनों लड़कियां रास्ता भटक जाती हैं। लगभग 10:30 बजे जेबी और ट्रेसी हेडलैंड में चौराहे नंबर 173 और 431 के क्रॉसिंग के पास एक गैस स्टेशन पर रास्ता जानने के लिए रुकती हैं। उस गैस स्टेशन पर लगे पीसीओ बूथ से वो अपने दोस्तों को फोन करके रास्ता पूछती है और अपने गंतव्य के लिए निकल जाती हैं। लेकिन कुछ ही दूर के बाद हेडलैंड के उत्तर पश्चिम में लगभग 24 मील की दूरी पर ओजार्क में जाकर रास्ता बंद हो जाता है। इन सब में उनको रात के लगभग 11:30 बज गए और वो सोचने लगी कि अब हमें पार्टी में ना जाकर घर वापस चलना चाहिए। वो वापस डोथन जाने का रास्ता पूछने के लिए वहाँ पर एक बिग लिटिल नाम के स्टोर पर रुकती हैं, लेकिन तब तक स्टोर बंद हो चुका था। तब ट्रेसी ने स्टोर के पीसीओ से अपनी माँ को फोन किया और बताया कि वो लोग रास्ता भूल गए हैं और वापस घर आ रहे हैं। उसी समय मर्लिन मेरिट नाम की एक महिला और उनकी बेटी सोडा खरीदने के लिए गैस स्टेशन पर आती हैं। दोनों लड़कियां उस महिला से डोथन जाने के लिए रास्ते पूछती हैं
मर्लिन ने बाद में बताया कि मैंने उन लड़कियों को अच्छे से रास्ता बताया और उन लड़कियों को भी देखकर लग रहा था कि मेरे द्वारा बताया रास्ता उनको समझ में आ रहा था। लड़कियां काफी साफ सुथरे और अच्छी कार के साथ काफी अच्छे घर से लग रही थी। जैसा मर्लिन ने बताया, लड़कियां उसी रास्ते पर चल दी। हालांकि उस समय तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी लड़कियां कभी घर नहीं पहुंची। अगली सुबह 1 अगस्त 1999 को लगभग 8 बजे तक लड़कियां जब घर नहीं पहुंची तो ट्रेसी की मां ने पुलिस को फोन किया। लड़कियों के लापता होने की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस उनकी खोज खबर के लिए लग जाती है और जल्दी ही पुलिस को लड़कियों की लोकेशन मिल जाती है। पुलिस को जेबी की कार ओजार्क में हेरिंग एवेन्यू पर खड़ी मिलती है। जब पुलिस वाले कार को देखते हैं तो सबसे विचित्र बात यह थी कि कार का फ्यूल टैंक बिल्कुल खाली था, जबकि एक दिन पहले ही पूरा टैंक भरवाया गया था और गाड़ी कीचड़ में भी सनी हुई थी। ड्राइवर साइड की खिड़की थोड़ी नीचे थी और दरवाजा बंद थे। हालांकि पुलिस को किसी के भी कार के अंदर जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं मिले थे। जेबी का ड्राइविंग लाइसेंस कार के डैशबोर्ड पर पड़ा था। दोनों लड़कियों के पर्स, पैसे और जरूरी सामान अभी भी कार के अंदर ही थे। किसी चीज के चोरी होने के कोई संकेत नहीं थे। बस एक चीज जो गायब थी वो थी गाड़ी की चाबी। हालांकि दोनों लड़कियों में से किसी का भी कोई नाम निशान वहां नहीं था। पुलिस चारों तरफ खोजबीन करती है तो गाड़ी के डिग्गी पर हाथ के निशान बने दिखाई देते हैं। पुलिस को किसी बड़ी अनहोनी की आशंका होती है और वो डिग्गी को खुलवाने का आदेश देती है, लेकिन डिग्गी लॉक थी और चाबी भी गायब थी। 6 घंटे की मशक्कत के बाद आखिर पुलिस गाड़ी की डिग्गी खुलवाने में सफल हो जाती है और ताला खुलने के बाद जो मंजर देखा गया उसको देखकर पुलिस और वहां मौजूद तमाम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों लड़कियों के मृत शरीर गाड़ी की डिग्गी में रखे हुए थे और दोनों ही लड़कियों ने पूरे कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी पैंट कमर से नीचे तक गंदी थी। दोनों लड़कियों को सिर में गोली मारी गई थी और ट्रेसी के कनपट्टी और जेबी के दाहिने गाल में भी गोली मारी गई थी। ट्रेसी की बाह पर खरोंच के निशान थे और उसकी जीन्स पर कट के निशान भी थे। दूसरी बच्ची के कपड़े और नए जूते भी कीचड़ में सने हुए थे। यह सब कुछ देखकर पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि जिस किसी ने भी इन लड़कियों को मारा है बड़ी ही बेरहमी से मारा है और पूरी संभावना थी कि इनको गाड़ी के डिग्गी के अंदर ही मारा गया था। पुलिस औपचारिक रूप से उनकी हत्या की जांच शुरू कर देती है और हत्या के लिए शुरुआती कारण लूट और डकैती को मानती है, लेकिन जल्दी ही हत्या के पीछे की मंशा लूट और डकैती होने की थ्योरी से पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि लड़कियों के पर्स, ज्वेलरी, कैश, क्रेडिट कार्ड, सभी कीमती सामान अभी भी गाड़ी के अंदर ही थे। अगर हत्या का मकसद लूट या डकैती होता तो हत्यारे ये सब सामान छोड़कर नहीं जाते। लड़कियों की ऑटोप्सी रिपोर्ट से भी पुष्टि होती है कि दोनों लड़कियों ने किसी भी तरह का ड्रग्स या शराब का सेवन नहीं किया था। रिपोर्ट में किसी भी लड़की के साथ किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न की संभावना से भी इनकार किया गया था। अब पुलिस भी परेशान थी कि आखिर ना तो लूट ना बलात्कार इस हत्या के पीछे कारण था और दोनों ही लड़कियों की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो आखिर हत्या का मोटिव क्या था। कुछ समय बाद स्टेट क्राइम लैब को जेबी के अंतर्वस्त्रों और त्वचा पर किसी अननोन सीमेन के ट्रेसेस मिलते हैं और पुलिस अभी तक गाड़ी की डिग्गी पर मिले हथेली के निशान वाले व्यक्ति का पता भी नहीं लगा पाई थी। इस डबल मर्डर की बात जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई थी, लेकिन पुलिस अभी तक भी बिल्कुल खाली हाथ थी। पुलिस अपना पूरा प्रयास कर रही थी, लेकिन अभी सफलता के आसपास भी नहीं थी। आखिर में पुलिस इनाम की घोषणा करती है कि जो कोई भी इस हत्याकांड के बारे में कोई जानकारी देगा, पुलिस की तरफ से उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक 1 महीने बाद एक व्यक्ति जॉनी विलियम बैरेंटाइन, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, ओजार्क पुलिस के पास आता है और एक विचित्र कहानी पुलिस को सुनाता है। उसने दावा किया कि वह उस हाई प्रोफाइल दोहरे हत्याकांड का गवाह था। बैरेंटाइन ने पुलिस को बताया कि जब ट्रेसी हॉलेट ने उस स्टोर से अपनी मां को फोन किया था और उसी समय वो भी वहां अपने 2 साल के बच्चे के लिए दूध लेने गया था। वो रात में लगभग 1 बजे घर पहुंचा और अपनी पत्नी को बताया कि एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी। और जब जेबी और ट्रेसी की हत्या के कुछ दिन बाद उसने अपने कुछ दोस्तों को इस टक्कर के बारे में बताया तो उनके दोस्तों ने बैरेंटाइन को सुझाव दिया कि उसको ये सब बातें पुलिस को बतानी चाहिए, जिससे पुलिस को इस हत्याकांड को सुलझाने में कुछ मदद मिलेगी और साथ ही साथ उसे इनाम की राशि भी मिल सकती थी। ओजार्क पुलिस बैरेंटाइन के साथ 4 घंटे तक पूछताछ करती है, लेकिन इन 4 घंटों में वो 6 बार अपनी बताई कहानी को बदलता है। ओजार्क के तत्कालीन पुलिस प्रमुख टॉनी आर स्प्रेवे ने बताया कि बैरेंटाइन ने शुरू में कहा था कि हत्याओं वाली रात उसने एक काले रंग के ट्रक को उस जगह से भागते हुए देखा था जहां लड़कियों की लाश पाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ जारी रही वो बार बार कहानी बदल
निकलता रहा और अंत में उसने दावा किया कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके शरीर पर टैटू बने हुए थे और बिग लिटिल स्टोर से उन लड़कियों ने उसको लिफ्ट दी थी। बैरेंटाइन ने इन लड़कियों की पहचान उन्हीं मृतक लड़कियों के रूप में की थी। बैरेंटाइन ने बताया कि वो लोग हैरिंग एवेन्यू पर रुके और उस आदमी ने उन लड़कियों को जबरदस्ती कार से बाहर निकालना चाहा। इसी वजह से उन लड़कियों और उस आदमी के बीच में झगड़ा भी हुआ था। बाद में बैरेंटाइन 2 गोलियों की आवाज़ सुनता है और वो आदमी वहां से चला जाता है, लेकिन पुलिस बैरेंटाइन की बताई कहानी पर यकीन नहीं करती है क्योंकि वो बार बार अपनी ही बताई कहानी पर पलट जा रहा था। पुलिस जॉनी बैरेंटाइन को ही हत्या का संदिग्ध मानकर गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद बैरेंटाइन तुरंत स्वीकार कर लेता है कि उसने ये कहानी इनाम की राशि पाने के लिए गढ़ी है, बल्कि उसे इस हत्याकांड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसने बताया कि वो हत्याकांड वाली रात अपने बच्चे के लिए दूध लेने स्टोर तो गया था, लेकिन उसने वहां कोई हत्या होते हुए या कोई भी संदिग्ध गतिविधि होते हुए नहीं देखा था। उसने जज के सामने कबूल किया कि उसने किसी टैटू वाले आदमी को भी वहां नहीं देखा था। बैरेंटाइन के परिवार वाले और वकील लगातार जज और मीडिया के सामने दावा कर रहे थे कि बैरेंटाइन ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। बैरेंटाइन खुद के ही बुने हुए झूठे जाल में फंस चुका था। बैरेंटाइन के वकील बिल किमिंस ने कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल केवल 7वीं कक्षा तक ही पढ़ा है और वो इतने बड़े हत्याकांड को प्लान करने के लिए सक्षम नहीं है। उसका इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। आखिर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जेबी के शरीर और कपड़ों पर पाया गया सीमेन बैरेंटाइन के डीएनए से मेल नहीं खाता है और 17 दिसंबर 1999 को अंततः बैरेंटाइन को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जॉनी बैरेंटाइन के रिहा होने के बाद इस दोहरे हत्याकांड में जांचकर्ताओं को एक झटका लगा और पुलिस अब भी वहीं खड़ी थी जहां से शुरुआत हुई थी। इस सब में पुलिस की असमर्थता की भी आलोचना हुई और ओजार्क पुलिस इस मामले को संभालने के लिए सक्षम नहीं, ये लोगों ने आरोप भी लगाया। हालांकि पुलिस के पास अब भी कुछ संभावित संदिग्ध थे, जिनमें से एक सबसे बड़ा संदिग्ध मिशिगन का एक व्यक्ति था जो हत्या की उस रात पार्टी में था जहां जेबी की कार बाद में मिली थी। पुलिस ने उससे 4 बार मिशिगन जाकर गोपनीय रूप से पूछताछ की और पुलिस ने पाया कि वह व्यक्ति हत्या होने के समय के लगभग 3 से 4 घंटों के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहा था कि वो उस समय कहां पर था और क्या कर रहा था। उसने कुछ संदिग्ध बयान पुलिस के सामने दिए जिनका खुलासा पुलिस ने पब्लिक करने से मना कर दिया था और बाद में पता चला कि इस व्यक्ति के भी आरोपी होने की संभावना को खारिज कर दिया गया था। अब पुलिस के पास अन्य महत्वपूर्ण लीड थी जिसका पीछा पुलिस जांच के शुरुआती दौर से ही कर रही थी। वो था एक सफेद पिकअप ट्रक चालक जिसकी फोटो बिग लिटिल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। चूंकि आज से 23-24 साल पहले के सीसीटीवी आज के बराबर की गुणवत्ता के नहीं होते थे, तो उसमें दिख रही तस्वीर ज्यादा साफ नहीं थी। यह ट्रक उस समय वहीं था जब जेबी और ट्रेसी बिग लिटिल स्टोर पर उपलब्ध पीसीओ से अपनी मां को फोन कर रही थी। उस ट्रक ने वहां पंप से कोई गैस भी नहीं भरवाई थी जिससे उसके बारे में पता लगाया जा सकता था और ना ही वीडियो में किसी को ट्रक से बाहर निकलते हुए देखा गया था। पुलिस ट्रक की तस्वीर और मीडिया के सामने लाती है और पब्लिक से अपील करती है कि उनके पास अगर कोई भी जानकारी हो तो वो पुलिस के साथ साझा करें। दुर्भाग्य से ट्रक और ड्राइवर दोनों का ही कोई पता नहीं चल सका। समय निकलता गया और एक दिन सन 2000 के मार्च महीने में एक महिला ने पुलिस को फोन किया और बताया कि उसने 31 जुलाई 1999 की रात, जिस दिन ये हत्याएं हुई थी, शहर की सीमा के अंदर राजमार्ग संख्या 123 के पास कुछ चीखें और गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। जब पुलिस ने उस महिला से पूछा कि वह पहले क्यों नहीं आई तो उस महिला ने बताया कि वह डर गई थी कि कहीं उसे इस केस में न फंसा दिया जाए। उस महिला की दी हुई टिप पर पुलिस फिर से उस जगह की गहनता से जांच करती है। जांच के दौरान पुलिस को वहां एक 9mm की बुलेट मिलती है। ये उसी टाइप की बुलेट थी जैसी उन लड़कियों की हत्या करने के लिए इस्तेमाल की गई थी, लेकिन इस बुलेट का ब्रांड ट्रेसी के शरीर में मिली बुलेट से अलग था और इस बुलेट पर किसी प्रकार का कोई निशान भी नहीं था। हालांकि इस बुलेट से भी पुलिस को कोई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ नहीं लगी जिससे वो कातिलों तक पहुंच सके। अगले कई वर्षों तक केस ऐसे ही चलता रहा। हालांकि पुलिस ने अभी भी डीएनए मैच की तलाश जारी रखी थी। मामला ठंडा हो गया और जेबी और ट्रेसी के परिवार वाले भी अब ये स्वीकार कर चुके थे कि उनकी बेटियों को न्याय की उम्मीद करना बेकार है। फिर कुछ वर्षों बाद मामले में एक और नया मोड़ आता है। साल 2015 तक केस शांत रहने के बाद ओजार्क पुलिस के एक सहायक अधिकारी रीना क्रूम ने आगे आकर खुले तौर पर ओजार्क पुलिस के एक अधिकारी पर जेबी बायस्ली और ट्रेसी हॉलेट की हत्या का और कुछ पुलिस अधिकारियों पर
आरोपी को बचाने के आरोप लगाए। रीना ने आरोप लगाया कि 31 जुलाई 1999 की रात को ओजार्क पुलिस के एक पुलिस अधिकारी की जेबी बायसली से कुछ कैसेट टेप का पता लगाने को लेकर बहस हुई थी, जिसमें ओजार्क पुलिस के कुछ अधिकारियों के कोकेन और ड्रग के अवैध कारोबार में संलिप्तता की जानकारी थी और इसी दौरान उन 2 नाबालिग लड़कियों की हत्या उस पुलिस अफसर के हाथों हो जाती है। रीना ने दावा किया कि उसको भी कई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा धमकी दी गई कि वो इस बारे में कुछ भी ना बोलें, जबकि उनको भी इस हत्या के बारे में पता था। रीना ने 3 पुलिसकर्मियों गैरी बुच, विटिंगटन, रेक्स टिप्टन और एंडी हेंडरसन पर उसको परेशान करने और चुप रहने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। रीना ने यहां तक आरोप लगाया कि उस समय के तत्कालीन पुलिस प्रमुख टोनी स्प्रीवी ने भी उन पुलिस अधिकारियों को बचाने में मदद की थी। हालांकि वो अंत तक उस मुख्य अभियुक्त पुलिस अधिकारी का नाम बताने से कतराती रही, जिसके लिए उसने दावा किया था कि वास्तव में उसने ये हत्याएं की। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार और एक अखबार के संपादक जॉन बी कैरोल ने एक लेख लिखा कि उनका मानना है कि इन दोनों लड़कियों का इरादा इन टेपों को एक अदालती मामले में, जो कि 2 अगस्त 1999 को, मतलब कि उनकी हत्या के महज 48 घंटे से भी कम समय के अंदर एक अहम सबूत के रूप में पेश करना था। इस लेख में कैरोल ने यह भी कहा कि रीना, जिस पुलिस अधिकारी ने ओजार्क पुलिस पर इस हत्या का आरोप लगाया, को बेसबॉल के बल्ले से बुरी तरह पीटा गया, जिसकी वजह से वो वास्तविक हत्यारे का नाम नहीं बता पाई। आगे चल के भले इन आरोपों ने क्राइम वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया हो, लेकिन किसी भी अहम सबूत के अभाव में जेबी बायसली और ट्रेसी हॉलेट की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए कभी भी इन अधिकारियों को औपचारिक रूप से नामित नहीं किया गया। 29 जनवरी 2016 को कीथ कॉफिन, रेक्स टिप्सन, टोनी स्प्रीवी, एडी हेंडरसन और गैरी बुच विंगटन, इन सभी पुलिस अधिकारियों ने रीना क्रूम, जॉन बी कैरोल और डीन मैथ्यूज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था, जिसे साल 2018 में खारिज कर दिया गया। मई 2016 के एक केस में, जिसमें रीना क्रूम पर जेबी बायसली की बहन को परेशान करने का दोषी ठहराया गया, जिसके लिए $250 का जुर्माना और उसे सेवा से निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कई थ्योरीज पर जांच की, सैकड़ों लोगों का इंटरव्यू लिया और कई संदिग्धों से डीएनए सैंपल लिए, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। घटना के लगभग 20 साल बाद मार्च 2019 में पुलिस जेबी के शरीर और कपड़ों पर पाए गए डीएनए को वर्जीनिया स्थित पैराबोन नैनो लैब भेजती है, जो कि डीएनए फेनोटाइपिंग तकनीक में माहिर थी, जिसमें डीएनए वंशावली का इस्तेमाल करके अभियुक्त की पहचान की जाती है। इस लैब में डीएनए का विश्लेषण करके एक 35 वर्षीय व्यक्ति कोली लुइस मैक्रेनी, जो कि अल्बामा का ही एक मूल निवासी था, को 1999 में घटित हुई जेबी और ट्रेसी की हत्याओं के लिए संदिग्ध पाया जाता है। हैरानी की बात यह थी कि अभी तक ये व्यक्ति जांच एजेंसियों की रडार पर था ही नहीं। इस संदिग्ध का जो परिचय बताया गया, उसमें बताया कि उसने 1992 में ओजार्क में कैरोल हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वो एक एथलीट होने के साथ साथ लाइब्रेरी क्लब के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद वो अमेरिकी वायुसेना में शामिल हो गए और 1993 से 1997 तक वहां सेवा की। उनका विवाह 1992 में हुआ, लेकिन वह अपनी पत्नी से 1994 में अलग हो गए और बाद में दोनों का तलाक हो गया। डोथन ईगल की रिपोर्ट के अनुसार उस समय मैक्रेनी की पूर्व पत्नी ने 1994 में वायुसेना में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया था कि मैक्रेनी ने उसके साथ मारपीट की थी। मैक्रेनी ने 2001 में दूसरी शादी कर ली और एक ट्रक चालक के रूप में काम करने लगा। पिछले 20 सालों में मैक्रेनी के ऊपर कोई आपराधिक केस नहीं था और वह अल्बामा में कई ट्रकिंग कंपनियों के लिए काम कर चुका था। हाल के वर्षों में उसने एक चर्च की सह स्थापना की और वहां एक बिशप के रूप में काम किया। घटना के समय वह लगभग 26 वर्ष था और उस जगह से लगभग 1 मील दूर लिसेनवी ड्राइव पर रह रहा था, जहां से जेबी बायसली और ट्रेसी हॉलेट के शव मिले थे। 1999 में जेबी बायसली और ट्रेसी हॉलेट की हत्या को 2 दशक बाद 19 मार्च 2019 को डेल विले अल्बामा में ट्रैफिक सिग्नल पर मैक्रेनी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में मैक्रेनी ने बताया कि उन्हें उन लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पुलिस ने अभी तक इस हत्या करने का कोई स्पष्ट कारण भी पब्लिक नहीं किया। उसकी गिरफ्तारी से पूरा ओजार्क शहर सकते में था। ओजार्क पुलिस प्रमुख मार्लिन्स वॉकर के लिए उनकी गिरफ्तारी एक झटके से कम नहीं थी, क्योंकि मैक्रेनी और वो दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े थे।
अब 53 वर्षीय रीना क्रूम, जिसने पहले ओजार पुलिस विभाग पर हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया था, वो भी अब अपने अगस्त 2022 की एक सुनवाई के दौरान अपने आरोपों से मुकर गई। कॉली लुइस मैक्रेनी, जो कि डेल काउंटी जेल में सलाखों के पीछे है, आखिर हत्यारे के पकड़े जाने की खबर से दोनों लड़कियों के परिवारों के लिए एक राहत की खबर मिली। 2 दशक बाद ही सही उनकी बेटियों को आखिरकार न्याय मिल रहा है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इन हत्याओं के पीछे हत्यारे का मकसद क्या था। क्या आपको पुलिस के दावों में कोई सच्चाई नजर आती है या कहानी कुछ और ही है? इस मामले में आपके विचार क्या हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतर्क रहें, सजग रहें। धन्यवाद।